बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सुनने वालों को वसीम सुमरा का सलाम। फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा दुनिया के पुराने और पेचीदा तनाज़ात में से एक है। ये ज़मीन का मसला तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मज़हब, तारीख़ और सियासत का टकराव भी है। आज भी वहाँ के हकीकी मालिक यानी अरब मुसलमान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हज़ारों अफराद जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं हलाक हो चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। तकरीबन पूरी मुसलमान आबादी खुराक, पानी और अद्वियात की कमी से दोचार है। बिजली, पानी और बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। आखिर इस मसले का कोई पुरअमन हल क्यों नहीं निकल सका? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस तनाज़े के असल वजूहात। जंगें, कब्ज़े, गैर कानूनी बस्तियाँ, नाकाबंदी, गज़ा और मगरबी किनारों की सूरत हाल, इंसानी जानों का ज़िया, अक़वाम मुत्तहदा की करारदादें और हालिया मुतनाज़ा इसराइली कवानीन। इस तनाज़े को अच्छी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा तारीख़ को जानना होगा। यहूदियों का कोई मुल्क नहीं था, वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहते थे। वर्ल्ड वार 1 के बाद खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया। अरबों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इस खिलाफत को ख़त्म कर दिया और ये इलाका अंग्रेज़ों के हिस्से में आ गया। इस लड़ाई के ख़ात्मे से पहले अंग्रेज़ों ने 1917 में बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के तहत इस बात की सपोर्ट की कि फ़लस्तीन में एक यहूदी स्टेट बनना चाहिए। इसी वजह से अब फ़लस्तीन में यहूदी दूसरे इलाकों और मुल्कों से आना शुरू हुए। और फिर वक्त आया 1930 का, जब जर्मनी में हिटलर का राज था और हिटलर ओपनली यहूदियों को अपोज कर रहा था। तो उस वजह से यहूदी पूरी दुनिया से इस खित्ते में शिफ्ट होना शुरू हुए। जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई तो दुनिया भर से यहूदी फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए और देखते ही देखते उनकी फ़लस्तीन में तादाद काफ़ी बढ़ गई। उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों से महंगी कीमतों में ज़मीनें ख़रीदी। जब पूरी दुनिया से यहूदी फ़लस्तीन में जमा होने लगे तो फ़लस्तीन में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएन का भी क़याम हो चुका था और फ़लस्तीन में लड़ाइयों की वजह से एक फ़ैसला किया गया कि फ़लस्तीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा फ़लस्तीन, दूसरा इसराइल और तीसरा यरूशलेम, जो दोनों में से किसी का नहीं होगा बल्कि उसे यूएन संभालेगा। इस फैसले के तहत यहूदियों को ज़मीन का 55% मिला, जबकि उनकी टोटल आबादी का हिस्सा 33% था और फ़लस्तीनियों को 45% एरिया मिला, जबकि उनकी आबादी 65% थी। यूनाइटेड नेशन के इस फैसले से लड़ाई तो होनी ही थी। 14 मई 1948 को यहूदियों ने एक मुल्क बनाया, उसे नाम दिया इसराइल। इस फैसले की अरब ममालिक ने सख्त मुखालफत की और 1948 में इसराइल के आज़ाद होने के एक दिन बाद अरब ममालिक ने इसराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया। लेकिन अरब ममालिक ये जंग हार गए। इस हार के नतीजे में जो इलाका यूएन के फैसले में फ़लस्तीनियों को मिलना था, उसके सिर्फ 40% उनको मिला और इसराइल ने यरूशलेम के कुछ हिस्से पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि ब्रिटिश और अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहे थे। 1967 में एक बार फिर जंग शुरू हो गई और एक बार फिर अरब ममालिक ये जंग हार गए और इसराइल ने अपना साइज़ 3 गुना बढ़ा लिया। इस जीत के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाज़ा और यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। फिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड में जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जिरज़ेक रबिन ने माना कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो इसराइल को वापस कर देना चाहिए और इन एरियाज़ को मिलाकर अरब अपना मुल्क बना सके, तो ये बात इजरायली लोगों को पसंद नहीं आई। इसी वजह से साल 1995 में इजरायली वज़ीर आज़म को गोली मार दी गई। 2005 में
गाज़ा से इजराइल अपनी पूरी फौज निकाल लेता है, लेकिन फिर 2006 में पूरी तरह गाज़ा स्ट्रिप को ब्लॉकेज लगा देता है। मतलब अब गाज़ा में पानी के रास्ते से या ज़मीन के रास्ते से कोई भी पहुंच नहीं सकता था। इसी वजह से जो लोग गाज़ा में रहते थे उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 80 से 90% पॉपुलेशन गुर्बत में रहती है और उनको ना बिजली की सहूलत है, ना पीने के लिए पानी, और 63% लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं। यूएन कह रहा है कि जो कानून इजराइल यहाँ पर लगा रहा है वो डिस्क्रिमिनेटरी और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ हैं और वार क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं। यूनाइटेड नेशन ये भी कह रहा है कि इजराइल गैर कानूनी कब्जा कर रहा है और फ़लस्तीनियों को निकाल रहा है या निकलने पर मजबूर कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि इजराइल जो यहाँ कर रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इल्लीगल है। इन्हीं लड़ाइयों और जंगों के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा ने कई करारदादें पास की हैं, जैसा कि करारदाद नंबर 181 1947 के तहत फ़लस्तीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। करारदाद नंबर 194 1948 फ़लस्तीनी मुहाजिरीन को वापस आने का हक दिया गया और मुआवजा देने की भी बात की गई। करारदाद नंबर 242 1967 इसराइल से कहा गया कि वो जंग में कब्जा की गई ज़मीनें छोड़ दे और तमाम ममालिक को अमन से रहने का हक तस्लीम किया गया। करारदाद नंबर 338 1973 करारदाद 242 पर अमल करने की ताकीद की गई। करारदाद नंबर 478 1980 इसराइल की यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाने के फैसले को मुस्तरद किया गया और सफारत खानों को यरूशलेम मुंतकिल ना करने की हिदायत की गई। लेकिन मसला ये है कि इन करारदादों पर अब तक अमल नहीं हो सका। इसी वजह से आज तक ये तनाज़ा जारी है। वैसे तो कई अरसों से, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 साल की बात करें तो इंसानी हुकूक की नुमायां खिलाफ वर्दियाँ की गई हैं। फ़िज़ाई हमलों और झड़पों में हज़ारों शहरी मारे गए या मुतासिर हुए, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की थी। रहायशी इमारतें, अस्पतालों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों को तबाह किया गया और बुनियादी सहूलतों जैसा कि पानी, बिजली वगैरह को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया गया। चेक पोस्टों और नाकाबंदियों के तहत लोगों का आज़ादाना आना जाना बंद किया गया या महदूद किया गया। पूरे इलाके की नाकाबंदी करके खुराक, ईंधन और अद्वियात की रसद को रोका गया। गैर कानूनी गिरफ्तारियां, बग़ैर मुकदमा, तवील हिरासत और बच्चों को गिरफ्तार किया गया। फ़लस्तीनी ख़ानदानों को घरों से निकाला गया और लाखों लोगों को बेघर किया गया। ज़ख्मियों को बर वक्त इलाज ना मिल सका। अस्पतालों को तबाह किया गया। बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। तालीम मुतासिर हुई, उन्हें ज़हनी और जिस्मानी नुकसान दिया गया। फ़लस्तीनियों से राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन और राइट ऑफ मूवमेंट छीन लिया गया और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। 2023 से 2025 तक तकरीबन 71,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, जिनमें 20,000 बच्चे और 10,400 ख़वातीन शामिल थे और तकरीबन पूरे गाज़ा की आबादी बेघर हुई। UNRWA और गाज़ा की वजारत सेहत के तहत अंदाज़न 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे बेघर हो चुके हैं और तकरीबन पूरी आबादी शदीद ग़िज़ाई किल्लत, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इन्हीं 2 सालों में तकरीबन 1,70,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। यूनिसेफ के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 17,000 बच्चे गाज़ा में इस वक्त बग़ैर वालिदैन या ख़ानदान के मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 81% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं या नुकसान ज़दा हैं। अभी 2026 में इसराइल की पार्लियामेंट ने सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए एक नया मुतनाज़ा कानून मंजूर किया है, जिसे नेसेट कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक फ़लस्तीन कैदियों जिन पर मखसूस जराइम जैसा कि मोहलिक हमले और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात होंगे, उनको 90 दिन के अंदर अंदर सज़ाए मौत दी जा सकेगी और इस कानून में अपील के हकूक़ भी महदूद
या नहीं दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस कानून की शदीद मजम्मत की है और ये तशवीश ज़ाहिर की है कि ये कानून इम्तियाजी सलूक पर मबनी और इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ है। हमास के रहनुमा हथियार डालने से इनकार कर रहे हैं जब तक इज़राइल मुकम्मल तौर पर गज़ा से वापस न निकल जाए, और इसराइली और फ़लस्तीनी ये यकीन भी रखते हैं कि दूसरा फ़रीक कभी भी उनको कबूल नहीं करेगा। आपके ख़्याल में बैनुल अक़वामी ममालिक, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक, किस तरह फ़लस्तीन और मुतासरा लोगों के हकूक़ दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।